महाराष्ट्र के एक जंगल पर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने जो जमीन टाइगर रिजर्व की थी उसे टाइगर रिजर्व को ना बताते हुए क्लियरेंस दी और उस जमीन पर माइनिंग का काम शुरू हो गया। यह जमीन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो जमीन है गढ़चिरौली के जंगल की। महाराष्ट्र के कुल जंगल का 70% हिस्सा अकेले इसी जिले में है और यही जंगल दो बड़े टाइगर रिजर्व्स को जोड़ने वाला वो जरूरी रास्ता है जिसके बिना ताड़ोबा के बाघ एक दिन हमेशा के लिए एक रिजर्व में कैद हो सकते हैं। लेकिन आज इसी जंगल के बीचों बीच खदानें खोदी जा रही हैं। 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटने की इजाजत दी जा चुकी है और सरकारी नक्शे में जो टाइगर कॉरिडोर साफ दिख रहा था उसकी डिफिनीशन बदलकर उसे कागज पर गायब कर दिया गया। यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है, यह कहानी है उस सिस्टम की जो डेवलपमेंट के नाम पर कानून को, साइंस को और इंसानों को एक एक करके रौंदता जाता है। क्या है इस विवाद की पूरी कहानी? द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या दावा किया है, किस तरह का दावा किया है कि कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदले गए और यह कंपनी कौन सी है, सब बताएंगे आपको। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। महाराष्ट्र के सबसे ईस्टर्न कॉर्नर में एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली नाम का, नागपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर यह बेहद घना जंगल वाला इलाका है और यह जिला पूरे महाराष्ट्र का 70% फॉरेस्ट कवर अपने अंडर समेटे हुआ है। मतलब महाराष्ट्र में जितना भी जंगल बचा है उसका 70% सिर्फ एक जिले में है। यहां बाघ हैं, तेंदुए हैं, हाथी बसते हैं और हजारों साल से यहां रहने वाले आदिवासी माड़िया गौंड इस जंगल को अपना भगवान मानते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि सरकार ने जो जंगल की जमीन गढ़चिरौली कॉरिडोर का हिस्सा माइनिंग कंपनी को दिया है वो टाइगर कॉरिडोर का हिस्सा है जो कानूनी रूप से किसी भी कंपनी को नहीं दिया जा सकता। अब क्योंकि इस पूरी स्टोरी की जड़ गढ़चिरौली कॉरिडोर है तो उससे पहले हमें समझना होगा। देखिए, जब हम टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो वो एक तरह के आइलैंड बन जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक टाइगर रिजर्व के बाघ दूसरे टाइगर रिजर्व के बाघों से मिल नहीं पाते। अब इस कारण क्या होता है कि दोनों में ब्रीडिंग नहीं हो पाती, जिससे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है। अब जब एक ही जीन पुल बार बार ब्रीडिंग होती है तो पॉपुलेशन कमजोर पड़ने लगती है, बीमारियां ज्यादा होते हैं, बच्चे कम पैदा होते हैं और फिर धीरे धीरे वो पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। इसीलिए टाइगर कॉरिडोर बनाया जाता है जो एक जंगली गलियारा होता है, माने दो टाइगर रिजर्व्स के बीच का एक रास्ता जहां बाघ, तेंदुए, हाथी या फिर दूसरे जानवर आ जा सकते हैं और एक दूसरे टाइगर रिजर्व में जाकर ब्रीड कर सकते हैं। अब गढ़चिरौली का जो जंगल है वो एग्जैक्टली वही कॉरिडोर है जो महाराष्ट्र के ताड़ोबा टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। ताड़ोबा में अभी 90 से ज्यादा बाघ हैं और ये भारत के बेस्ट टाइगर रिजर्व्स में से एक है। लेकिन ये तभी सरवाइव करेगा जब इसका कनेक्शन इंद्रावती से बना रहेगा और ये वो कनेक्शन गढ़चिरौली के उन्हीं जंगलों से होकर गुजरता है जहां आज खदानें खोदी जा रही हैं। मतलब ये कॉरिडोर टूटा तो ताड़ोबा के बाघ एक आइलैंड जैसे रिजर्व में कैद हो जाएंगे और फिर वही होगा जो हमने अभी आपको बताया। अब आते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर पर, लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी। ये एक प्राइवेट कंपनी है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी आयरन ओर माइनिंग कंपनीज में से एक। इनकी माइन गढ़चिरौली के सुरजानगढ़ में है, उसी जंगल के बीच जो टाइगर कॉरिडोर का हिस्सा है। 2007 में इन्हें यहां माइनिंग की परमिशन मिली थी। उस वक्त भी वहां के आदिवासियों से कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन कंपनी ने माइन चालू की, साल दर साल प्रोडक्शन बढ़ती चली गई और अब कंपनी इसे और बड़ा करना चाहती है। कंपनी का प्लान है कि वो 9.4 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करे और उसे आयरन ओर निकालना शुरू किया जाए। अब इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस में 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटने की परमिशन पहले ही दी जा चुकी है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया। 3 महीने बाद यानी मार्च 2024 में वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया गया। और यहां एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन में खुद लिखा कि ये एरिया एक टाइगर कॉरिडोर है, इसलिए उन्होंने वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मांगी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आगे समझने में कहानी आसानी होगी। अप्रैल 2024 में एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया गया कंपनी द्वारा।
फिर मई 2024 में इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई। इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस मतलब होता है कि सरकार ने अभी शुरुआती हां कर दी है कि काम आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आखिरी मंजूरी अभी बाकी है क्योंकि अभी कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी है, उसके बाद ही पूरी अनुमति मिलेगी। अब इसके बाद क्या होता है कि सितंबर 2025 में कंपनी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल जाती है। फिर अप्रैल 2026 में फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई। इसके बाद 12 मई 2026 को अमेंडमेंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी अप्रूव हो गई। यानी 2.5 साल में एक के बाद एक सारी क्लियरेंस मिलती चली गई। महाराष्ट्र के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एम श्रीनिवास रेड्डी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि इस प्रोजेक्ट को वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक ये एरिया किसी भी टाइगर कॉरिडोर में नहीं आता और इससे कंपनी को छूट दी जाती है। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने ये स्टेटमेंट सुनते ही सरकारी रिकॉर्ड्स खंगाले, मैप्स देखा, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का परिवेश पोर्टल देखा। परिवेश पोर्टल भारत सरकार का एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां पर्यावरण और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े सभी एप्लीकेशन और प्रोसेस एक जगह पर ही की जाती है। अब यह सब खंगालने के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट साइट मैप में जिन फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स का जिक्र किया है, इनमें से कुछ साइट एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के टाइगर कंजर्वेशन प्लान में ताडोबा इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर के तहत क्लियरली मार्क्ड है, यानी ये टाइगर कॉरिडोर का हिस्सा है। और अगर ऐसा है तो फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने ये कैसे लिख दिया कि वो एरिया जो कंपनी को दिया गया वो कॉरिडोर का हिस्सा है ही नहीं। अब इसे समझने के लिए थोड़ा आपको पीछे चलना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा है टाइगर कॉरिडोर्स की डेफिनेशन को लेकर, इसकी परिभाषा को लेकर। अगस्त 2025 में एनटीसीए ने खुद कोर्ट में कहा था कि टाइगर कॉरिडोर की पहचान के लिए मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज और पैरामीटर्स देखने चाहिए, यानी एनटीसीए ब्रॉड डेफिनेशन की बात कर रहा है। लेकिन ठीक 1 महीने बाद एनटीसीए ने पलटी मारी। एनटीसीए ने टाइगर कॉरिडोर तय करने के लिए सिर्फ 2014 की एक पुरानी रिपोर्ट में बताए गए 32 रास्तों को ही आधार बना लिया। इन रास्तों के आधार पर अब तय किया गया कि कौन सा इलाका टाइगर कॉरिडोर में आता है और कौन नहीं। इसी वजह से सुरजानगढ़ जैसी जगहों पर अब कॉरिडोर से बाहर मानी जा रही है। लेकिन समस्या यह है कि इसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नई रिसर्च और हाल के ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का जो डेटा है वो इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी जो नए और ज्यादा सही डेटा थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। और सबसे अहम बात यह कि जिस 2014 की रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा है, उसी रिपोर्ट में खुद लिखा है कि ये 32 रास्ते अभी सिर्फ शुरुआती जानकारी है, जो पूरी तस्वीर है वो ये नहीं दिखाते हैं। यानी आसान भाषा में समझें तो एनटीसीए ने टाइगर कॉरिडोर तय करने के लिए पुराना और अधूरा डेटा इस्तेमाल करके फैसला किया गया है, जबकि नई और ज्यादा सही जानकारी को शामिल इसमें नहीं किया गया है। मार्च 2024 में कंपनी ने खुद माना कि यह टाइगर कॉरिडोर है। एनटीसीए के मैप में भी ये क्लियरली दिखता है कि ये टाइगर कॉरिडोर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहता है कि कॉरिडोर में प्रोजेक्ट के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी की मैंडेटरी क्लियरेंस चाहिए। लेकिन एनटीसीए ने डेफिनेशन ही बदल दिया। डेफिनेशन बदलते ही कॉरिडोर गायब हो गया। कॉरिडोर गायब हुआ तो क्लियरेंस की जरूरत भी गायब हो गई, और क्लियरेंस की जरूरत गायब हुई तो कंपनी को जमीन मिल गई। अब आते हैं उन लोगों पर जिनकी आवाज इस पूरे शोर में सबसे ज्यादा दबाई गई है। गढ़चिरौली में करीब 1550 गांव हैं, जिनमें से 1311 गांव पेसा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट के अंतर्गत है। इस लॉ का मतलब है कि इन गांव में कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट ग्राम सभा की कंसेंट के बिना नहीं हो सकता। लेकिन 2007 से लेकर आज तक ग्राम सभा की कंसेंट कभी भी नहीं ली गई है। जब 2023 में कंपनी का एक्सपेंशन हुआ तो 70 से ज्यादा गांव के आदिवासी इकट्ठा हुए। उसके बाद एक संघर्ष समिति बनाई गई। 150 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट चला। और माड़िया गौंड आदिवासी के लिए सुरजानगढ़ की पहाड़ी सिर्फ जमीन भर नहीं है। उनका यह मानना है कि उनके देवता ठाकुर देव इसी पहाड़ पर रहते हैं। हर साल एक 3 दिन की यात्रा होती है इसी पहाड़ की। पूरा समुदाय साथ आता है, ये उनकी संस्कृति है। लेकिन माइनिंग ने इस पहाड़ को क्या दिया? नदियों का पानी लाल हो गया, आयरन से भर गया, खेतों पर माइनिंग का मलबा फैल गया। जो नदी पीने के काम आती थी वो अब पीने लायक नहीं रही। जो जमीन खेती के काम आती थी वो बंजर हो रही है। पूरी सभ्यता का विनाश हो रहा है।
अब आप सरकार का पक्ष सुनिए। गढ़चिरौली दशकों से मॉइस्ट वायलेंस से अफेक्टेड रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन से रोजगार आएगा, डेवलपमेंट आएगा, नक्सलिज्म खत्म होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहना है कि सुरजानगढ़ माइन से करीब 3500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डेवलपमेंट के नाम पर कानून तोड़ा जा सकता है? क्या सरकार के अपने नक्शे को गलत खुद ही बता सकती है? क्या आदिवासियों की कंसेंट को लीगली बाईपास किया जा सकता है? और इस पूरी स्टोरी का एक और एंगल है जो डायरेक्टली आम लोगों को अफेक्ट करता है। मई 2025 में अकेले चंदरपुर डिस्ट्रिक्ट में बाघ के हमले से 11 लोगों की जान गई, क्योंकि जब जंगल सिकुड़ता है साहब तो बाघ के पास जाने की जगह नहीं बचती, फिर वो इंसानी बस्ती में आता है और इसका जो पूरा खामियाजा है वो इन आदिवासी समुदाय को झेलना पड़ रहा है। ये पूरी कहानी है इस कॉरिडोर की, टाइगर रिजर्व की। और उम्मीद है कि हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा। न्यूज़ बेंच यही करता है, कोशिश करता है कि जो चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाई जाए, सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाई जाए। और जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दावा कर रही है वो आप तक अच्छे तरीके से हमने पहुंचाने की भी कोशिश की। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है वो भी लिखिएगा। हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा हौसला बुलंद रहता है ताकि हम इसी तरह की जो एक रिपोर्ट है जिसमें थोड़ा मेहनत लगता है, ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट होती है, वो हम आप तक पहुंचा सकें। कैमरे के पीछे अनूप हैं, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ बेंच। शुक्रिया।